स्वागत है आप सबका आज के उर्दू कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम की मेज़बानी करेंगे ज़िया कुरैशी। ये एक शायर हैं जो वैसे तो नैनीताल के हैं, पर करीबन 9 सालों से बैंगलोर में रहते हैं। ये बैंगलोर की एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। हिंदी और उर्दू शायरी से इनका लगाव कॉलेज के टाइम से ही रहा है और अपने इसी शौक़ को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने 2016 में स्पीक आउट सोसाइटी की शुरुआत करी, जिसका मकसद अदब को बढ़ावा देना रहा है। इसके अंदर ये शायरी के कार्यक्रम, वर्कशॉप कराते रहते हैं। हाल ही में इनका प्रोग्राम बैठक बैंगलोर में काफ़ी सराहा जा रहा है, जिसमें ये शहर के हिंदी और उर्दू शायरों को एक मंच देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आइए ज़िया कुरैशी के साथ इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी। सबसे पहले तो मुझे बेहद खुशी है कि मुझे आज ऑल इंडिया रेडियो बेस शो का हिस्सा बनने का मौका मिला और मैं अपनी आवाज़ रेडियो तक ला पाया। तो जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं उनको मेरा आदाब, नमस्कार। तो आज की इस महफ़िल की शुरुआत करते हैं। आज की इस महफ़िल में हम उर्दू शायरी के बारे में बात करेंगे, ख़ास करके नौजवानों में उर्दू शायरी किस लिहाज से पहुँच रही है और वो लोग उर्दू शायरी को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं। और इसी सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए 2 नौजवान शायर जुड़े हैं जो बैंगलोर के कुछ बहुत अच्छे शायरों में से एक हैं। हमारे सबसे पहले मेहमान आमिर मसूद साहब हैं, जो एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जो ना कि सिर्फ उर्दू की खिदमत को अंजाम देता है, बल्कि अदब को उसके मुकाम तक पहुँचाने का शौक़ और ज़ौक़ दोनों रखता है। आमिर मसूद साहब की पैदाइश बहराइच यूपी और तरबियत लखनऊ में हुई है और आजकल ये बैंगलोर में मुक़ीम है। बैंगलोर की उर्दू अकेडमी के तमाम प्रोग्राम में इनकी शिरकत दर्ज रहती है। इनकी गज़लें रेख्ता प्लेटफॉर्म पर भी पढ़ सकते हैं। आमिर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी महफिल में। आदाब नाज़रीन। हमारे दूसरे मेहमान फैज़ अकरम साहब हैं। फैज़ अकरम साहब एक IIT रुड़की ग्रेजुएट हैं और बैंगलोर के एक स्टार्टअप में काम करते हैं। एक शायर और उर्दू अदब के संजीदा तालिब इल्म हैं। उनकी शायरी उन्हें बैंगलोर के कई हिंदुस्तानी शायरी प्रोग्रामों में नमूदार किया है, जिसमें से एक बैंगलोर पोएट्री फेस्टिवल है और रेख्ता फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम शामी रेख्ता जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। इसके अलावा फैज़ भारत के मुख्तलिफ़ रियासतों में होने वाले कवि सम्मेलन जैसे प्रोग्रामों में शिरकत कर चुके हैं। वह बैंगलोर के अंजुमन लिटरेरी क्लब से भी कई सालों से जुड़े हुए हैं। हाल ही में उनकी गज़लें हाशिए के परे नामी मजमुआ में शाया हुई हैं, जिसका इज़रा बैंगलोर पोएट्री फेस्टिवल में भी हुआ है। फैज़ भाई, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस महफिल में। शुक्रिया ज़िया भाई। आदाब नाज़रीन। तो आज की इस महफिल के मौजू को मद्देनज़र रखते हुए आमिर भाई, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि बैंगलोर में वो कौन कौन सी अंजुमन हैं जो उर्दू की तरक्की के लिए काम कर रही हैं और साथ साथ नौजवान शोहरा को भी मौका दे रही हैं। अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें। ज़रूर ज़िया भाई, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आकाशवाणी को, जो आवाम तक उर्दू अदब की खिदमत को अंजाम दे रही हैं, और साथ ही साथ बाकी तमाम लोगों को भी, आप जैसे जो ओपन माइक्स हो रहे हैं या फिर यहाँ की जो अंजुमन है, मैं किसी एक प्लेटफॉर्म का नाम शायद ना ले सकूं। और अगर बात करनी चाहिए हमें किसी भी अंजुमन को लेकर बैंगलोर में जो उर्दू की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं या फिर किसी अदब की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उर्दू अकेडमी के चेयरमैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पिछले 1 सालों में जो मेरी नज़र में रहे हैं, मैंने ख़ुद कम से कम उनके 6-7 प्रोग्राम अटेंड किए हैं। और सबसे बड़ी ख़ासियत ये है किसी भी प्रोग्राम को आवाम तक पहुँचाने के लिए कि काजी साहब की यह ख़ासियत रही है कि उस प्रोग्राम के अंत तक वो मौजूद रहते हैं, तो जिससे शायर का भी हौसला बढ़ता है और कन्वीनर का भी हौसला बढ़ता है। इसके साथ साथ ही किसी भी अंजुमन ने अगर उनके दरवाजे पर दस्तक दी है तो ज़रूर उसको अपनाया है, जैसे कि बज़्म उर्दू हो गई, बज़्म शाहीन हो गई, बज़्म गालिब हो गई। इन तमाम अंजुमन ने इस बैंगलोर में के शौरा को ही नहीं बल्कि बाहर के बैरूनी शायरों को भी मौका दिया है। न जाने कितने शायर यहाँ पर आए हैं और पढ़कर कहें अपने कलाम से हमको लुत्फ़ अंदोज़ किया। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, और अच्छा लगा सुन के बैंगलोर में इस तरह की अंजुमन और इस तरह की बज़्म चल रही हैं। उम्मीद है हमारे नौजवान शोहरा इसको सुन पा रहे होंगे। मैं इस पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आई थिंक ज़िया भाई, आप भी एक इवेंट चलाते हैं बैंगलोर में जिसका नाम बैठक है, तो क्या आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? शुक्रिया फैज़ भाई। जी, मैं ख़ुद एक पोइट्री कम्युनिटी चलाता हूँ बैंगलोर में, जिसका नाम है स्पीक आउट सोसाइटी, और मैं करीबन पिछले 8 साल से इसको चला रहा हूँ, जो ज़्यादातर लिटरेचर के लिए काम करती है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश लिटरेचर के लिए। उसी के अंदर हम एक बैठक जोड़ते हैं जो ख़ास करके हिंदी और उर्दू शायरों के लिए होती है,
जो हम हर महीने में एक बार उसको जोड़ते हैं। और जैसे है अगली बैठक हमारी 18 जनवरी को है। इसमें हम सभी तरह के हिंदी और उर्दू शायरों का इस्तकबाल करते हैं। तो अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है तो वो हमारे इंस्टाग्राम पेज के ज़रिए हमसे जुड़ सकता है। हमारे इंस्टाग्राम पेज का नाम स्पीक आउट सोसाइटी है जी। इस तरीके से हम काम कर रहे हैं और इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। फैज़ भाई, आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि जैसा हम अच्छे मुशायरे सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो ये अच्छे मुशायरे और एक तालीम का शायरी के फ़रोग में क्या किरदार रहता है, अगर इस पर आप कुछ बोलना चाहें? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ऑल इंडिया रेडियो को मुशायरों की और तालीम की क्या कंट्रीब्यूशन रही है उर्दू शायरी के लिए। तो एक छोटा सा आपको मैं बता देता हूँ कि जो हमारे मुरव्वत नारायण साहब हैं, उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जब उनके ज़माने में बच्चे जब मुशायरों में जाया करते थे तो उनकी घर की माएँ खुश रहा करती थी कि आज बच्चे उनके कुछ सीख के आएंगे। तो जी। ये खुद में एक जवाब है इस सवाल का कि मुशायरों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उर्दू शायरी को लेकर के। रही बात तालीम की, तो जिस हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, हर चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, बहुत चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। जैसे मसलन आप ले लें तख्ती और बहर सीखने के लिए, तो रेख्ता ने खुद का अपना एक प्लेटफॉर्म बना रखा है मीटर का। जी जी, बहुत शुक्रिया। मतलब इस तरीके से मुशायरे सुनने का या देखने का बहुत ज़्यादा मदद मिलती है किसी भी नौजवान शायर को। आपके जवाब से मैं ये बात सीख सकता हूँ। तो बात मुशायरों की चल रही है। आमिर भाई, एक सवाल आपसे है कि जो इन मुशायरों में निज़ामत करते हैं, इंग्लिश में हम उन्हें होस्ट कहते हैं और उर्दू में हम उन्हें नाज़िम कहते हैं, तो एक नाज़िम का कितना बड़ा किरदार रहता है किसी भी मुशायरे को अच्छा या बहुत अच्छा बनाने में? जिया भाई देखिए, एक मुशायरे में या फिर कवि सम्मेलन में या किसी भी नशिस्त में या किसी भी पार्टी में सबसे बड़ा किरदार उसकी कामयाबी का होता है, वो नाज़िम अदा करता है। अगर नाज़िम ने सही वक्त पर सही फैसला नहीं लिया तो यकीनन वो प्रोग्राम ख़राब हो सकता है। क्योंकि देखिए, बाज़ वक्त ऐसा भी होता है कि एक बहुत बड़े शौरा को हम आखिर में पढ़ने को मौका देते हैं, मगर ऐसा बाज़ वक्त ऐसा भी आता है कि जब आप देख रहे हो सामाईन जाने लगे हैं कि सामाईन रुकने को तैयार नहीं है, उस वक्त नाज़िम का यह किरदार है कि किस वक्त किस जगह पर किसको पढ़ाना है। वो बहुत ही अहम है। किसी भी कामयाबी की दलील है नाज़िम। अगर उसने ज़रा सी भी गलती कर दी, वो प्रोग्राम ख़राब हो सकता है। यानी एक नाज़िम ही है जो एक आखिरी वक्त पे तय करता है कि किसे बुलाना है या किसे रोकना है। तो जी हाँ, नाज़िम का एक मतलब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा किरदार बेशक है। मैंने जितने भी प्रोग्राम में निज़ामत की है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है और कई सारे शायर जो होते हैं वो आपसे नाराज़ भी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगेगा उनको कि मुझे शायद इस मकाम पर पढ़ना चाहिए था, इसने यहाँ पर पढ़ा दिया। मगर उसको नज़रअंदाज करते हुए, उनसे माफ़ी तलब करते हुए हमेशा प्रोग्राम की कामयाबी की तरफ नज़र होनी चाहिए और प्रोग्राम को कामयाब बनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई। अगला सवाल मेरा फैज़ भाई आपसे है कि जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल के नौजवान शायर जो हैं बहुत अच्छे अच्छे मौजू टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये रिवायती और जदीद मौज़ूआत एक नौजवान शायर को कैसे मिलते हैं? अगर इस पर आप कुछ बताना चाहें। ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने जिया भाई। तो देखिए, ऐसा है कि ज़माना के कोई भी हो, जो नौजवान नस्ल है वो इश्क आशिकी और इन तरह के टॉपिक्स पे हमेशा से लिखती रही है। ये अलग बात है कि जब पुराना ज़माना था, जब मीर गालिब जब शेर कहते थे तो महबूब के नाज़ो अंदाज़ की बातें क्या करते थे। आज का ज़माने में जो नए नौजवान शायर हैं वो व्हाट्सएप पे अपने ब्रेकअप और मेंटल हेल्थ की बातें किया करते हैं। तो ज़माना कोई भी हो, मौज़ूआत वही रहते हैं, बस वो रंग बदल लेते हैं। जैसे पहले चांदनी की बातें हुआ करती थी, आज पॉल्यूशन में लिपटी चांदनी की बातें होती हैं। ये अच्छी बात कही आपने फैज़ भाई, बहुत शुक्रिया आपने फैज़ भाई। तो आमिर भाई, अब एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि आप लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, लखनऊ अपने अदब के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है और आपने शायरी लखनऊ में भी सुनी है, बैंगलोर में भी सुनी है। तो आपको क्या कोई फ़र्क नज़र आता है नौजवान शायरों में, लखनऊ के नौजवान शायरों में और बैंगलोर के नौजवान शायरों में? और अगर फ़र्क नज़र आता है तो वो क्या फ़र्क है? देखिए, सबसे पहला फ़र्क तो लखनऊ और बेंगलोर की शायरी का है, वो ज़बान का है। और ज़बान के फ़र्क के होने की वजह से उनके ख़याल में भी फ़र्क आपको नज़र आएंगे। देखिए, मैंने लखनऊ में शायरी सीखी है और बेंगलोर की शायरी सुनी है। यकीन जानिए, लखनऊ में जो जदीद शायरी इस वक्त हो रही है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। मगर अगर बात की जाएगी रिवायती शायरी या फिर जो है जो संजीदगी की बात होती है, वो मैंने बेंगलोर में भी देखी है। बेंगलोर में मैंने देखा है एक ख़ित्ता बनारस का पूरा बसा हुआ है इस शहर में। तो वो लोग भी अदब के खिदमात को बहुत अच्छा अंजाम दे रहे हैं। और वो जो फ़र्क नज़र आता है ना यूपी का और कर्नाटक का या कहीं का भी, तो कहते हैं ना, ख़याल तो एक जैसे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वो टकराव होता है, बट कहते हैं ज़बान की वजह से वो फ़र्क शायद आपको नज़र आए सामने। हालांकि ख़याल सेम है, मगर आपको क्या नज़र आएगा कि ये इसमें फ़र्क है। तो लखनऊ की शायरी जो जदीद शायरी है या फिर यहाँ की रिवायती शायरी है,
दोनों ही आवाम को अदब की तरफ लेकर ढकेल रही हैं और मैं उसकी सराहना करता हूँ। कहीं ना कहीं शायद एक बोलने के लहजे में भी थोड़ा फ़र्क वो शायद इसलिए भी रहता है कि वहाँ एक अलग माहौल रहता है। बिल्कुल, कहा जाता है कि हम वहाँ गाली भी देते हैं तो वो मोहब्बत लगती है। जी जी जी। तो ये हमारी खासियत है लखनऊ लखनऊ की। की जी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। बात हम नौजवान शायरों की कर रहे हैं और जहाँ बात नौजवानों की हो वहाँ सोशल मीडिया की बात आना लाजमी है। तो फैज़ भाई आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो चल रहे हैं, इन प्लेटफॉर्म ने उर्दू शायरी को नौजवानों में कैसे मकबूल किया है? अगर इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें। क्योंकि ज़माना अब डेटा का है तो मैं आपको इस पे एक डेटा फराहम करना चाहूँगा कि जब रेख्ता स्टार्ट हुआ था, जब शुरू हुई थी लगभग 2015 की बात है, तो जो दिसंबर में होता है हर साल, उस टाइम जब लोग शिरकत थी वो लगभग 15,000 लोग की शिरकत हुई थी। जो बढ़ते बढ़ते अभी लास्ट ईयर 2023 में जो शिरकत रही है वो लगभग 3 लाख लोगों की रही है। तो ये खुद में एक बताता है चीज़ कि कैसे सोशल मीडिया और कैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं और उर्दू शायरी को कैसे आगे बढ़ावा दे रही हैं। बाकी जो रही सही कसर थी वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कोविड ने पूरी कर दी है। क्योंकि कोविड में जिस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर शायरी हुई हैं उन्होंने बहुत हेल्प किया उर्दू शायरी को आवाम तक पहुँचाने में। वक्त के साथ जैसे हम बदल रहे हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आगे आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं। और इसी के सिलसिले में एक और बात जोड़ना चाहूँगा जो मैं आमिर भाई आपसे पूछना चाहूँगा और ये आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, इसके बाद हम महफिल के अगले हिस्से में बढ़ेंगे। जैसे कि आजकल एक नया चलन चल रहा है ओपन माइक्स का, जहाँ कुछ ओपन माइक्स में बहुत अच्छी शायरी भी हो रही है और बहुत आम शायरी भी हो रही है। तो आपको क्या लगता है ये ओपन माइक्स नौजवान शायरों को खास करके किस तरीके से मदद कर रहे हैं? देखिए ज़िया भाई, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं जी। ओपन माइक पे मैंने देखे हैं बहुत अच्छे अच्छे शौरा निकल कर भी आए हैं, मगर कुछ ओपन माइक प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो खरीद फरोख्त को अंजाम दे रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि अदब को ख़राब कर रहे हैं वो। उसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या हो रहा है कि आप उन शायरों को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन शेरों पे भी आप तालियां बजा रहे हैं जो कि बहर में भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो पढ़ रहे हैं लोग उनकी गलती नहीं है, जो तालियां बजा रहे हैं उनकी गलती है, क्योंकि वो सामने वाला जो स्टेज पे बंदा खड़ा हुआ है उसको ये महसूस हो रहा है नहीं मैं अच्छा कह रहा हूँ, मैं शायद तख्ती में कह रहा हूँ, मैं शायद बहर में कह रहा हूँ। उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि आप बैठक में मैंने सुना है, मैंने देखा है कि आप उन लोगों को सिखाते हैं, तो अगर ऐसे प्लेटफॉर्म है ओपन माइक में देन डेफिनेटली ये अदब के लिए काम कर रहे हैं। बाकी जो प्लेटफॉर्म है जो ज़बरदस्ती तालियां बजा रहे हैं, तारीफ़ें कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि जो है लोगों को दूर रहना चाहिए उससे। तो कहीं ना कहीं ये एक ड्यूटी, एक पार्टिसिपेंट जो वहाँ पर पढ़ने जा रहा है, अपना कलाम पेश करने जा रहा है, उसकी भी एक ड्यूटी बनती है कि वो इस तरह के प्लेटफॉर्म को चुने जहाँ पर मौका मिल रहा है कुछ नया सीखने का, या जहाँ इस तरह की ऑडियंस आ रही है जो कुछ सिखाए। जैसा आमिर भाई ने बताया कि ओपन माइक्स हर तरीके के चल रहे हैं और ना कि बैंगलोर में हर शहर में चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक ड्यूटी परफॉर्मर की बनती है कि वो किस तरीके से उनको चुने। बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए आमिर भाई। और अभी तक हम बात कर रहे हैं उर्दू शायरी की, और अगर उर्दू शायरी ना पढ़ें अब हम तो ये एक बहुत नाइंसाफ़ी होगी। तो आज के इस महफ़िल को मुकम्मल करने से पहले मैं एक छोटी सी गज़ल पढ़ना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त होगी। जी करम करें जी, और इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा आप दोनों से ही कि आप भी अपनी एक या दो गज़ल हमको सुनाएं। तो एक गज़ल जी, एक गज़ल मैं आपको पेश करना चाहूँगा। तो मतलब कुछ इस तरीके से है कि कोई मजबूर इतना क्या रहा होगा, कोई मजबूर इतना क्या रहा होगा, कोई मजबूर इतना क्या रहा होगा कि मरने के लिए घर से चला होगा। वाह। कोई मजबूर इतना क्या रहा होगा कि मरने के लिए घर से चला होगा। सभी अच्छाइयाँ उसने करी होंगी, सभी अच्छाइयाँ उसने करी होंगी, मगर बदले में दिल उसका दुखा होगा। वाह क्या बात। सभी अच्छाइयाँ उसने करी होंगी, मगर बदले में दिल उसका दुखा होगा। शुक्रिया। यहाँ इतने बरस में रुक गया कैसे, यहाँ इतने बरस में रुक गया कैसे, कोई तो शहर में अपना लगा होगा। अच्छा। यहाँ इतने बरस में रुक गया कैसे, कोई तो शहर में अपना लगा होगा। मुझे क्यों फिक्र अपनों के ना होने की, मुझे क्यों फिक्र अपनों के ना होने की, मेरा तो खुद खुदा ही रहनुमा होगा। वाह। मेरा तो खुद खुदा ही रहनुमा होगा। उजाले की किसी उम्मीद में पल पल, आखिरी शेर देखिएगा कि उजाले की किसी उम्मीद में पल पल, दिया वो रात भर जलता रहा हो। बहुत अच्छा। उजाले दिया वो रात भर जलता रहा हो, दिया वो रात भर जलता रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं गुजारिश करूंगा आमिर भाई अगर आप हमें एक या दो गज़ल आप हमें सुना सकें। वक्त को देखते हुए बिला किसी ताखीर एक कता फिर एक गज़ल रहमत तमाम की। हमें ये इश्क हिजाबी बना के रखना है जी, हमें ये इश्क हिजाबी बना के रखना है।
बदन की भूख से दूरी बना के रखना। वाह, जरा सी बात थी और उसने तोड़ दी तख्ती, जरा सी बात थी और उसने तोड़ दी तख्ती, वो कह रहा है उदासी बना के रखना है। वाह वाह वाह। और ये शेर जिसके लिए गजल की, हुकूक सबके निभाने हैं हमको दुनिया में, हुकूक सबके निभाने हैं हमको दुनिया में, हमें तो माँ को भी रानी बना के रखना है, हमें तो माँ को भी रानी बना के रखना है। एक गजल देखिए फिर जहमत तमाम की, अपनों से दूर मैं रहा अपनों के वास्ते, उन सभी के लिए जो घर से दूर हैं, हिजरत पर हैं, कि अपनों से दूर मैं रहा अपनों के वास्ते, कितने जनाजे छोड़े हैं पैसों के वास्ते। बहुत बढ़िया। हम नहीं जा पाते, अपनों से दूर मैं रहा अपनों के वास्ते, कितने जनाजे छोड़े हैं पैसों के वास्ते। और उस बाप की देखिएगा महरूमी की, बेटी की रुखसती थी, बेटी की रुखसती थी तो ये भी सितम हुआ, बेटी की रुखसती थी तो ये भी सितम हुआ, घर गिरवी रखा बाप ने गहनों के वास्ते, घर गिरवी रखा बाप ने गहनों के वास्ते। एक माँ का हौसला है कि कांटों पे चल के भी, एक माँ का हौसला है कि कांटों पे चल के भी मखमल खरीद लाती है बच्चों के वास्ते, बहुत बढ़िया। मखमल खरीद लाती है बच्चों के वास्ते। मजबूरियां अजीब थी कुछ लड़कियों के साथ, हमारे शहर में उंगलियां उठाई जाती हैं मगर उनकी मजबूरियां नहीं समझता कोई, कि मजबूरियां अजीब थी कुछ लड़कियों के साथ, कपड़े उतारने पड़े कपड़ों के वास्ते, आंखों में अपनी ख्वाब का नश्तर लिए हुए, बच्चियां बड़ी मासूम होती हैं, कि आंखों में अपनी ख्वाब का नश्तर लिए हुए, कितनी कनीजें लुट गई महलों के वास्ते, आंखों में अपनी ख्वाब का नश्तर लिए हुए, कितनी कनीजें लुट गई महलों के वास्ते। मुझको तेरे बदन से सरोकार कुछ नहीं, मुझको तेरे बदन से सरोकार कुछ नहीं, मैं फूल लेके आया हूँ जुल्फों के वास्ते, मैं फूल लेके आया हूँ जुल्फों के वास्ते। और बहनें शादी के बाद चली जाती हैं दूर, मगर ससुराल दूर दूर है लेकिन है दिल करीब, ससुराल दूर दूर है लेकिन है दिल करीब। आमिर भी फिक्रमंद है जी बहनों के वास्ते, आमिर भी फिक्रमंद है बहनों के वास्ते। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत बहुत खूब गज़ल आपने पढ़ी। और अब गुजारिश करना चाहूँगा फैज़ भाई से कि अगर आप हमें कोई अपनी गज़ल या नज़म सुना सकें। वक्त की ताख़ीर का मद्देनज़र रखते हुए शेर सुने कि कहनी भी नहीं और छुपानी भी नहीं है, कहनी भी नहीं और छुपानी, कहनी भी नहीं और छुपानी भी नहीं है, वो बात जो ज़बान पे लानी भी नहीं है, कि कहनी भी नहीं और छुपानी भी नहीं है, वो बात जो ज़बान पे लानी भी नहीं है। और एक तो तुम्हारा गम नहीं है उस मयार का, एक तो तुम्हारा गम नहीं है एक उस तो मयार तुम्हारा का, गम नहीं है उस मयार का, और रोने को मेरी आँख में पानी भी नहीं है, वाह अच्छा है, कि रोने को मेरी आँख में पानी भी नहीं है। और सुनने के मुंतज़िर हैं यहाँ लोग सब जिसे, कि सुनने के मुंतज़िर हैं यहाँ लोग सब जिसे, किस्से में उसके कोई कहानी भी नहीं है। वाह। और एक बार फिर से ठन गई है जंग मोहब्बत, एक बार फिर से ठन गई है जंग मोहब्बत, और जिंदगी के पास जवानी भी नहीं है, कि जिंदगी के पास जवानी भी नहीं है। और शेर के रह रह के चीखते हैं कि धीरे चलो मियाँ, रह रह के चीखते हैं कि धीरे चलो मियाँ, वो लोग जिनको लाश उठानी भी नहीं है, अच्छा है, कि वो लोग जिनको लाश उठानी भी नहीं है। और आखिरी शेर के कागज़ पे वही शक्ल उभरती है हर दफ़े, कि कागज़ पे वही शक्ल उभरती है हर दफ़े, तस्वीर जिसकी मुझको बनानी भी नहीं है, तस्वीर जिसकी मुझको बनानी भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ भाई और आमिर भाई आपका भी कि आज आप हमारी इस महफिल में जुड़ सके। और जाने से पहले एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑल इंडिया रेडियो का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। ये आकाशवाणी का बैंगलोर केंद्र है, आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम।